आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 12th बोर्ड के एग्ज़ाम, जैसा कि आप जानते हैं कि 21 अप्रैल को होने वाले हैं, तो बीच में 6-7 दिन के समय बचा है। तो उस दौरान हम पॉलिटिकल साइंस के कुछ मॉडल पेपर हल करके आपके बीच लेकर आएंगे और उसी कड़ी में ये पहला मॉडल पेपर है। 21 अप्रैल के बाद में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भारतीय संविधान NCERT से संबंधित वीडियो आप तक पहुँचाए जाएंगे। कक्षा 12th बोर्ड के विद्यार्थियों को ये बात पता होनी चाहिए कि इस बार बोर्ड का जो पैटर्न है वो कोविड के कारण थोड़ा बदला हुआ है। किस प्रकार के प्रश्न आप लोगों के आने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। और इसी संदर्भ में यदि हम बात करें तो सबसे पहले आपके जो पेपर आने वाला है वो 3-4 खंडों में विभाजित होने वाला है। 4 खंड में विभाजित होने का मतलब है कि ABCD। खंड ए में आपके 12 बहुवैकल्पिक प्रश्न आने वाले हैं, यानी कि अबसद वाले। उसके बाद में खंड ए में ही दूसरा प्रश्न रहेगा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और ऐसे 6 प्रश्न आपके आने वाले हैं। उसके बाद में अति लघुतरात्मक प्रश्न 12 और आएंगे खंड अ में ही। तो भाग ए में 3 प्रश्न हैं बहुवैकल्पिक 12, 6 प्रश्न आपके रिक्त स्थान के, 12 प्रश्न अति लघुतरात्मक के। एक एक नंबर के 30 प्रश्न आने वाले हैं। इससे ये बात स्पष्ट होती है कि एक एक नंबर के प्रश्नों की कितनी वैल्यू है आप लोगों के लिए। तो हम चाहकर भी सारे प्रश्नों को आप तक नहीं ला सकते हैं। हम आपको ये बता सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। बाकी किताब के प्रत्येक अध्याय में से 12 अध्याय है, तो प्रत्येक अध्याय में मुश्किल से 50 से 60 एक एक नंबर के प्रश्न हो सकते हैं। उन प्रश्नों को बहुत ढंग से पढ़िए। एक एक नंबर के प्रश्नों पर आपको विशेष रूप से जोर देना है। जो खंड बी है उसमें आपके लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे 13। उसके बाद में जो खंड सी है उसमें आपके 4 प्रश्न आने वाले और डी में 3 प्रश्न आने वाले। ये जो 4 और 3 प्रश्न आने वाले सी और डी में, इसमें प्रत्येक प्रश्न में आप लोगों को एक विकल्प दिया जाएगा, यानी कि 2 में से कोई एक प्रश्न करना होगा आप लोगों को। तो मेरे ख्याल से छोटे प्रश्नों पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। हालांकि आपको एक मॉडल पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, लेकिन व्याख्या सहित करवा रहे हैं। इसका मतलब है कि एक मॉडल पेपर के साथ में 4 मॉडल पेपर आप लोगों के हल होंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तब आप महसूस करेंगे कि आपकी पॉलिटिकल साइंस के 12 अध्याय को हमने टच किया है और एक प्रश्न के साथ हमने 4-4 प्रश्नों की चर्चा की है। तो उसी संदर्भ में आइए बिना किसी औपचारिकता के, बिना विलंब किए मॉडल पेपर को हल करने का प्रयास करते हैं। ये मेरे खुद के द्वारा बनाया गया मॉडल पेपर है जो किताब के हर भाग को छूता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अर्थात 4 घटनाएं आपको दे रखी है, उनके वर्ष आपको लिखने के बाद इनको क्रम से करना है कि पहले कौन सी घटना घटित हुई थी। जैसे बर्लिन की दीवार का पतन कब हुआ, तो आपको पता होना चाहिए 89 में बर्लिन की दीवार जो 1961 में निकाली गई थी उसका पतन हो जाता है। रूस की क्रांति आपको पता है 1917 में आयोजित हुई थी लेनिन के नेतृत्व में, बॉल्शेविक क्रांति जिसको हम कहते हैं। सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991 को, जो मिखाइल गोर्बाचेव थे, अंतिम राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया। वैसे ही सोवियत संघ का औपचारिक रूप से विघटन हो जाता है। अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया था 79 में। तो इस आधार पर हम देखें तो सबसे पहली घटना घटित हुई जो ऑप्शन 4 में है 79, सबसे पहले घटना घटित हुई जो ऑप्शन 2 में है रूसी क्रांति। तो 2 स में भी है और द में भी है। उसके बाद में दूसरी घटना घटित हुई 79 में, यानी कि जो विकल्प 4 में है। इसका मतलब 2 के बाद 4, 2 और 4 स में भी है, द में भी है। उसके बाद में 89 यानी कि बर्लिन की दीवार, अर्थात 1 नंबर वाली चीज इसके अंतर्गत आएगी। तो 2, 4 और 3 हमारा प्रश्न हल हो गया, यानी कि द जो विकल्प है वो बिल्कुल इसमें क्या है, सही है। तो इस प्रकार के प्रश्न देकर आपको ये भी बताना है कि किस प्रकार के प्रश्न प्रतियोगिता आपके 12th बोर्ड में आ सकते हैं। प्रश्नों की प्रकृति से भी आपको परिचित करवाना है। दूसरा प्रश्न है कि वार्सा सैनिक संगठन कब किया गया था। आप जानते हैं कि शीत युद्ध सोवियत संघ, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में हुआ। दोनों गुटों में पूरा विश्व विभाजित हो गया और इसी दौरान दोनों ने अपने अपनी सैनिक संगठन, सैनिक संधियों के माध्यम से अधिक देशों को अपने गुट में शामिल करने का प्रयास किया। और उसी कड़ी में सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने नाटो का संगठन बनाया। आप सब जानते हैं कि 1949 में 1949 में नाटो का संगठन बनाया गया और उसके ठीक बाद में सोवियत संघ, रूस ने अपना जो संगठन बनाया था
वो संगठन बनाया था वारसा सैनिक संधि, वारसा सैनिक संगठन, और ये बना था 1959 में, अर्थात 1955 में। तो इसका जो उत्तर है वो होगा 1955। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया 1955। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न था कि ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में कब हुआ। तो आप जानते हैं कि ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, लेकिन इस समझौते का कारण क्या था। 1965 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में कच्छ के रण को लेकर एक युद्ध हुआ था। कच्छ के रण को लेकर जो युद्ध हुआ, इस युद्ध की समाप्ति के बाद में 10 जनवरी 1966 में सोवियत संघ रूस के प्रधानमंत्री कोशिगन की मध्यस्थता में ताशकंद, जो कि उस समय सोवियत संघ रूस में सम्मिलित था, वहां पर भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के बीच में 10 जनवरी 1966 को एक समझौता हुआ। चूंकि ये ताशकंद में हुआ था, इसलिए इसको ताशकंद समझौते के नाम से जाना जाता है। इस ताशकंद समझौते के दिन ही आप जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया था, जो विदेश में मरने वाले या निधन होने वाले देश के एकमात्र प्रधानमंत्री है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966। 10 जनवरी 1966। ध्यान रखना 1965 में तो युद्ध हुआ था, तो उसके ठीक एक साल बाद जो है ताशकंद समझौता हुआ था। इस बात को आपको याद रखनी है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा 10 जनवरी जो है 1967। 10 जनवरी 1967। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो है कि लिट्टे किस देश से संबंधित है। लिट्टे किस देश से संबंधित है। आप एक पेन रखें, एक कॉपी रखें, और जो भी बातें आपको बता रहे हैं, साइड की जो बातें बता रहे हैं, उनको आप नोट करते रहें, उत्तर भी आप नोट करते रहें। ये पेपर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट्स बॉक्स में दे दिया जाएगा। चूँकि मुझे यहाँ उत्तर लगाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, उस हिसाब से आप प्रश्नों के उत्तर लिखते रहिए। लिट्टे किस देश से संबंधित है। तो ये तो आप सबको पता है कि लिट्टे श्रीलंका से संबंधित है। 1948 में श्रीलंका आज़ाद होता है और श्रीलंका के अंदर जातीय संघर्ष प्रारंभ हो जाता है सीएलई और तमिलों के बीच में। उसी संदर्भ में तमिलों ने अपना एक संगठन बनाया जिसका नाम है लिट्टे। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि लिट्टे का पूरा नाम क्या है। तो ये भी आपको याद रखना है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम इसका पूरा नाम है और ये श्रीलंका से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रियो डी जेनेरिया ब्राजील में कौन सा सम्मेलन हुआ था। आप सब जानते हैं कि ब्राजील में रियो डी जेनेरिया में पृथ्वी समिट हुआ था, इनकी पृथ्वी अर्थ समिट हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि यह सम्मेलन हुआ कब। तो आपका उत्तर होना चाहिए 1992। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्ष 2013 या 14 के एनसीईआरटी के पेपर में ये प्रश्न भी पूछा गया था कि पृथ्वी सम्मेलन में कौन कौन किन किन समूहों ने भाग लिया था। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि लगभग विश्व के 170 देशों ने, 170 कंट्री, इनकी 170 देशों ने, अनेक स्वयंसेवी संगठनों ने और विभिन्न स्वायत्त शासी समूहों के साथ में पर्यावरण जो प्रेमी थे, बहुराष्ट्रीय निगमें जो थी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो थी और पर्यावरण प्रेमी जो थे, उन लोगों ने इसमें भाग लिया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था, ओजोन परत में छिद्र हो चुका था, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही थी, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हरित गैसों के उत्सर्जन में कमी लानी थी, और उसी उद्देश्य से रियो डी जेनेरिया ब्राजील में एक बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ था जिसको हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। तो इसका उत्तर होगा सही। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुए। देखिए 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हो गया था। प्रथम आम चुनाव 1951 में प्रारंभ हुए थे। सुकुमार सेन हमारे प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। 1951 में चुनाव प्रारंभ हुए, लेकिन टेक्नोलॉजी का अभाव था, संसाधनों का अभाव था। आप कल्पना कर सकते हैं कि आज से 70-72 वर्ष पहले हिंदुस्तान की क्या तस्वीर रहेगी। चुनाव में बहुत अधिक टाइम लगा। 1951 में प्रारंभ हुए चुनाव अधिकांशतः 1952 में हुए, इसलिए प्रथम आम चुनाव हम 1952 के मानते हैं। तो एक तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि प्रथम आम चुनाव कब हुए, 1952 में। दूसरा, उसके ठीक 5 साल बाद 1957 में दूसरे आम चुनाव हुए। तो इस प्रश्न का आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1957, कि जो दूसरे आम चुनाव है वो कब हुए थे, 1957 में हुए थे। तीसरे आम चुनाव ठीक इसके 5 साल बाद यानी कि 1962 में हुए थे। लेकिन ये तीनों आम चुनाव मैंने आपको बता दिए, लेकिन इससे जुड़े हुए और प्रश्न क्या हो सकते हैं।
इससे जुड़े हुए और प्रश्न ये हो सकते हैं कि प्रथम आम चुनाव में 489 सीटें थी। उन 489 सीटों में से कांग्रेस ने 364 सीटें प्राप्त की थी। एक बार प्रश्न ये भी पूछा गया था कि प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद सबसे अधिक सीटें किस राजनीतिक दल ने प्राप्त की थी? तो आपका उत्तर होना चाहिए सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और इस पार्टी ने 16 सीटें प्राप्त की थी। और सबसे अधिक उसके कांग्रेस के बाद निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे और उनकी संख्या थी 37। इवन प्रश्न यहां तक पूछा जा सकता है कि द्वितीय आम चुनाव में सबसे अधिक सीटें कांग्रेस पार्टी ने प्राप्त की, लेकिन उन सीटों की संख्या कितनी थी? तो आपका उत्तर होना चाहिए 371। कांग्रेस ने दूसरे आम चुनाव में 371 सीटें प्राप्त की और कांग्रेस के बाद में सबसे अधिक सीपीआई ने, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 27 यानी कि 27 सीटें सीपीआई ने प्राप्त की थी। मैं प्रत्येक फैक्ट को 2 बार बोल रहा हूं, आप आराम से इसे लिख भी सकते हैं। और निर्दलीय जो उम्मीदवार थे 42 निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे। लेकिन हम तीसरे आम चुनाव की भी बात कर लेते हैं। आप जानते हैं कि प्रारंभिक 3 आम चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। तीसरे आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 361 सीटें प्राप्त की थी और सीपीआई ने 20 सीटें प्राप्त की थी और निर्दलीय जीते थे 29। तीनों आम चुनाव के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। प्रथम, द्वितीय और तृतीय आम चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटें प्राप्त की, उसके बाद सबसे बड़ा राजनीतिक दल कौन सा था और उसने कितनी सीटें प्राप्त की, ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन प्रश्न आपका था कि स्वतंत्र भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुए? आपका उत्तर होना चाहिए 1957। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? देश की आजादी के बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने कार्यपालिका आदेश के द्वारा, एक कैबिनेट के प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग का गठन किया था देश का विकास करने के लिए, नियोजित विकास करने के लिए। वर्ष 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनते नरेंद्र मोदी और इन्होंने 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर एक नई संस्था लेके आए। ये भी एक कार्यपालिका आदेश के द्वारा स्थापित की गई, एक कैबिनेट के प्रस्ताव के द्वारा स्थापित की गई और इसका नाम था नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं देश के प्रधानमंत्री। ये भी एक संविधानोत्तर संस्था है, संविधान में इसका कहीं उल्लेख नहीं है। ये भी जो है गैर संवैधानिक संस्था है, गैर वैधानिक संस्था है। न तो संसद ने अधिनियम द्वारा इसकी स्थापना की और न ही संविधान में कहीं इसका उल्लेख है। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में होनी चाहिए। तो इसका उत्तर होगा प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये एक महिलाओं का आंदोलन था। ये एक महिलाओं का आंदोलन था। वर्ष 1992 में दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के नौलेर जिले के दुबरघंटा गांव की महिलाओं ने इस आंदोलन को प्रारंभ किया था। तो इसका उत्तर तो सीधा सीधा हो जाएगा, ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? आपका उत्तर होगा यानी कि आंध्र प्रदेश से। किस राज्य से हुई? आंध्र प्रदेश से। जिला नौलेर, गांव दुबरघंटा। ताड़ी विरोधी आंदोलन महिलाओं का आंदोलन था। शराब बिक्री के विरुद्ध एक आंदोलन था। ताड़ी विरोधी आंदोलन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ताड़ के वृक्ष से शराब निकाली जाती है और इसी कारण से ताड़ी बिक्री बंद करो यानी शराब बिक्री बंद करो के नाम से यह एक आंदोलन था। इसका बहुत प्रसिद्ध नारा था, ताड़ी बिक्री बंद करो, ताड़ी बिक्री बंद करो। तो इसका उत्तर होगा आपके अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? देखिए इसका उत्तर तो हो जाएगा एंटोनियो गुटेरेस। लेकिन प्रश्न ऐसा भी तो पूछा जा सकता है कि प्रथम महासचिव कौन थे? तो आपका उत्तर होना चाहिए ट्राइगवली, जो ब में लिखा हुआ है। प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है दूसरे महासचिव कौन थे? तो आपका उत्तर होना चाहिए डैग हैमरशोल्ड। तीसरे महासचिव कौन थे? यूथांट। चौथे महासचिव कौन थे? कुर्थ वाइल्डहिम। पांचवें महासचिव कौन थे? जेवियर पेरेज दा कुइयार। छठे महासचिव बुतरस बुतरस गाली। सातवें कोफी अन्नान। आठवें बान की मून और वर्तमान में 9वें जो महासचिव है वो है एंटोनियो गुटेरेस। देखिए एक प्रश्न यहां पर दे दिया मैंने, लेकिन इससे संबंधित दूसरे प्रश्न भी तो पूछे जा सकते हैं। और क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं? यहां से एक तरफ आप लोगों को जो है महासचिव दिए जा सकते हैं, उनके सामने ठीक आपके उनका कार्यकाल दिया जा सकता है, मिलान करने का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो उनके कार्यकाल के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो अवश्य तक के प्रश्नों की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, चूंकि मैंने आप लोगों को बताया कि ऐसे 12 प्रश्न आप लोगों के लिए रहेंगे।
10वां प्रश्न है कि समग्र मानवतावाद सिद्धांत के प्रणेता कौन है? इसका उत्तर होगा अ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय समग्र मानवतावाद सिद्धांत के प्रणेता थे। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वर्ष 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा भारतीय जनसंघ की स्थापना की गई। इसके संस्थापक सदस्यों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी शामिल थे, जिन्होंने समग्र मानवतावाद का सिद्धांत दिया था। 11वां प्रश्न है जिसका उत्तर पहले ही आ चुका है हमारे, कि प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद सबसे अधिक सीटें किस राजनीतिक दल को प्राप्त हुई थी? तो कांग्रेस के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल था उस समय, उस पार्टी का नाम था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। यानी कि आपका उत्तर सही होगा ब, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। 12वां प्रश्न है मैनकाइंड व जन के संपादक व संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर होगा आपके स, राम मनोहर लोहिया, जिन्होंने मैनकाइंड और जन का संपादन किया था। उसके संस्थापक भी आप थे। लेकिन प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि राम मनोहर लोहिया ने की और क्या भूमिका थी? 1967 में कांग्रेस पहली बार संकट में थी चौथे आम चुनाव में। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इन तीनों आम चुनाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू का नेतृत्व था। लेकिन आप जानते हैं कि जो 1962 से 1967 तक का जो कार्यकाल था, जो तीसरे आम चुनाव के बाद का, वो कार्यकाल कांग्रेस के लिए बड़ा नेगेटिव गया था। 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो जाता है। 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है। 1966 में देश में अकाल पड़ जाता है। 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो जाता है। और 1967 में प्रथम आम चुनाव, इंदिरा गांधी एकदम नहीं थे। इनकी इंदिरा गांधी नए नए प्रधानमंत्री बने थे, उनके पास ज़्यादा प्रधानमंत्री पद का अनुभव नहीं था। पहली बार कांग्रेस पार्टी पंडित नेहरू के बिना चुनावी मैदान में थी। ऐसी परिस्थितियों में कांग्रेस के विरोधी जितने भी राजनीतिक दल थे, उन सब ने सोचा कि क्यों ना हम सब अपना एक गठबंधन बना लेते हैं, क्यों ना हम सब एक छतरी के नीचे आ जाते हैं, ताकि कांग्रेस के अलावा जो भी वोट पड़ेगा वो हमारे खाते में पड़ेगा। उनका मानना था कि हमारे वोट आपस में बिखर जाते हैं, इसलिए कांग्रेस जीत जाती है। राम मनोहर लोहिया ने इस प्रवृत्ति को गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया था। तो ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि 1967 के चुनाव में कांग्रेस के विपक्षी दलों को गैर कांग्रेसवाद की संज्ञा किसने दी थी? वो भी किसने दी थी? राम मनोहर लोहिया ने। खंड अ में दूसरा प्रश्न रहेगा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऐसे आपको 6 प्रश्न मिलने वाले। पहला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य कितने थे? तो आपका सीधा उत्तर होना चाहिए 51। 51 संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य थे। ये जो 51 सदस्य थे 51, इन्हें संस्थापक सदस्य माना जाता है। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए इसकी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो आपका उत्तर होना चाहिए 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। और भी संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सदस्य पूछे तो भी इसका उत्तर आप लोगों के ध्यान में होना चाहिए। सभी प्रकार के प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है। दूसरा रिक्त स्थानों की पूर्ति है कि लोकसभा के पहले चुनाव में कांग्रेस ने 489 सीटों में से कितनी सीटें जीती थी? तो पहले ही मैं बता चुका हूं कि प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 364 कितनी सीटें जीती थी? 364 364 सीटें कांग्रेस पार्टी ने प्रथम आम चुनाव में जीती थी। इस बात की भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। मैंने दूसरे आम चुनाव का यहां पर पूछ लिया जाए तो 364 के बाद में 371, तीसरे का पूछे तो 361। ये तीनों आंकड़े आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर प्रश्न है कि शीत युद्ध का चरम बिंदु था। तो शीत युद्ध का चरम बिंदु था, आप सब जानते हैं, क्यूबा मिसाइल संकट। मैं लिख नहीं पाऊंगा, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, आप लोग नोट कर दीजिए, आवाज एकदम स्पष्ट आ रही होगी। क्यूबा मिसाइल संकट। आप जानते हैं कि शीत युद्ध के दौर की जब किताब प्रारंभ होती है समकालीन विश्व की राजनीति, पहले अध्याय का पहला ही टॉपिक है क्यूबा मिसाइल संकट। देखिए, शीत युद्ध वैचारिक युद्ध था, विचारधारा की श्रेष्ठता का युद्ध था। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस के नेतृत्व में पूरा विश्व 2 भागों में विभाजित हो चुका था, विशेष रूप से यूरोप।
शीत युद्ध कभी भी रक्त रंजित युद्ध में तब्दील नहीं हुआ, ये भी आप जानते हैं। लेकिन शीत युद्ध के दौरान ऐसी अनेक परिस्थितियां आई थी जब ऐसा महसूस हुआ था कि अब शीत युद्ध रक्त रंजित युद्ध में तब्दील होकर रहेगा। तो वो परिस्थितियां कौन सी थी जब पूरे विश्व को लगा कि अब शीत युद्ध एक एक भयंकर युद्ध में तब्दील हो जाएगा। ऐसे कुछ संकट थे, केवल संकट थे, आपदा में परिवर्तित नहीं हुए। उस समय ऐसा लगा, और वो पहला संकट था 1962 में आया था, 1962 में आया था, जिसको हम कहते हैं क्यूबा मिसाइल संकट। क्योंकि क्यूबा एक देश था, उस देश में साम्यवादी शासक थे जो रूस के साथ में थे, फिदेल कास्त्रो। 1961 में सोवियत संघ रूस को ऐसा लगा कि अमेरिका बे ऑफ पिंक्स के तहत क्यूबा में कुछ हस्तक्षेप कर सकते हैं, क्यूबा में सत्तासीन फिदेल कास्त्रो को हटा सकते हैं। इसी आशंका के कारण, इसी संदेह के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1962 में क्यूबा में मिसाइलें तैनात की। और मिसाइलें जैसे ही तैनात की, उसके ठीक बाद अमेरिका और रूस के बीच में ऐसा माहौल बना कि अब युद्ध होकर रहेगा। इसी को कहा जाता क्यूबा मिसाइल संकट। तो क्यूबा मिसाइल संकट 1962 का था। इसे शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन का जिम्मेदार किसे माना जाता है? देखिए, सोवियत संघ के अंतिम जो राष्ट्रपति थे 1985 में बने थे मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव को सोवियत संघ के विघटन का जिम्मेदार माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि मिखाइल गोर्बाचेव जिस समय यूएसएसआर के राष्ट्रपति बने थे, शासक बने थे, कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे, उस समय सोवियत संघ रूस बुरी तरह से पिछड़ चुका था। अमेरिका की तुलना में उसकी हालत बहुत पीछे जा चुकी थी। मिखाइल गोर्बाचेव ने इसमें कुछ सुधार करने के लिए प्रयास किए कि कैसे भी करके यूएसएसआर की डूबती नैया को पार लगा दिया जाए। और उसके लिए उसने दो नीतियां अपनाई थी, और बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है। एक नीति थी पेरेस्ट्राइका और दूसरी थी ग्लासनोस्त। पेरेस्ट्राइका का मतलब पुनर्रचना, ग्लासनोस्त का मतलब खुलापन। इन दो अपनी नीतियों के माध्यम से मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ रूस का उत्थान करना चाहते थे, उसको उभारना चाहते थे, लेकिन हवन करते हुए हाथ जल गया। और इन्हीं दो नीतियों के कारण, मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियों के कारण सोवियत संघ रूस का विघटन हो जाता है। इसलिए सोवियत संघ के विघटन का जिम्मेदार मिखाइल गोर्बाचेव को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में 1972 में दलित युवाओं का एक संगठन बना। कौन सा? दलित युवाओं का संगठन बना था दलित पैंथर्स। दलित पैंथर्स, कितने प्रश्न बन सकते हैं? दलित पैंथर्स का गठन कब हुआ? 1972 में। दलित पैंथर कहां पर बना? महाराष्ट्र में। तो ये सारे प्रश्न आप लोगों के ध्यान में होने चाहिए। छठा प्रश्न है, मंडल आयोग का गठन कब हुआ तथा इसने अपनी रिपोर्ट कब दी? तो 1978 में मंडल आयोग का गठन हुआ। 1980 में मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। लेकिन और क्या प्रश्न बन सकते हैं? वर्ष 1953 में काका कालेकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया था। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई की सरकार बनी। ठीक अगले वर्ष 1978 में बीपी मंडल, बिंदवेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया। तो बीपी मंडल के नाम के कारण ही इसको कहा जाता है मंडल आयोग, और ये दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग था, इसलिए इसको कहा जाता है दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग। 1978 में इसका गठन हुआ, 1980 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो ये थे आपके खंड ए का दूसरा प्रश्न, जिसमें 6 प्रश्न थे। अब खंड अ का तीसरा प्रश्न, जिसमें आपको छोटे छोटे 12 प्रश्नों की हम लोग चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित हुआ? तो इसका उत्तर तो होगा, प्रथम जो शिखर सम्मेलन है वो 1961 में, 1961 में बेलग्रेड में आयोजित हुआ था। बेलग्रेड यूगोस्लाविया में है। तो एकदम बढ़िया प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। 1961 में बेलग्रेड में प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। लेकिन यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव कब रखी गई थी, तो आपका उत्तर होना चाहिए 1955। 1955 में बांडुंग इंडोनेशिया में है। 1955 बांडुंग इंडोनेशिया में गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी गई। इनकी पहली बार गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में चर्चा कहां हुई? बांडुंग में हुई थी, 1955 में हुई थी।
प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए संस्थापक कौन थे, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो किस देश से संबंधित थे। मिलान करने का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको याद होना चाहिए नेहरू, नासिर, टीटो, वाने एनक्रुमा और सुकार्नो। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के थे, नासिर मिस्र के थे, टीटो युगोस्लाविया के थे, वाने एनक्रुमा घाने के थे और सुकार्नो इंडोनेशिया के थे। तो ये 5 जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक, और 5 इनसे संबंधित देश भी आप लोगों को पता होना चाहिए, नेहरू, नासिर, टीटो, सुकार्नो और वाने एनक्रुमा। ये 5 संयुक्त राष्ट्र संघ के गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक माने जाते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्यों आया, आप सब जानते हैं कि जब पूरा विश्व 2 भागों में विभाजित हो गया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, तब नव स्वतंत्र जो देश थे वो किसी भी गुट में शामिल होना नहीं चाहते थे, और इसके संस्थापक जो मुख्य, हम यदि इसकी बीड़ा किसी ने उठाया तो उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। जिस समय मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ रूस की बागडोर संभाल रहे थे, उसी समय उन्हीं की पार्टी के जो व्यक्ति थे बोरिस येल्त्सिन। बोरिस येल्त्सिन ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था जो यूएसएसआर के विरुद्ध में हुआ था, मिखाइल गोर्बाचेव के विरुद्ध में हुआ था। आपको यह भी ध्यान रखना है कि बोरिस येल्त्सिन, सोवियत संघ रूस के बाद में उसका उत्तराधिकारी देश बनाया गया था रूस को, रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति थे। तो बोरिस येल्त्सिन रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति थे। बोरिस येल्त्सिन ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तीसरा प्रश्न है, सार्क दक्षिण के सदस्य देशों के नाम लिखिए। 2-3 बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। पहली, सार्क की स्थापना कब हुई? 8 दिसंबर 1985, 8 दिसंबर 1985। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जब इसकी स्थापना हुई तब इसके संस्थापक सदस्य देश कितने थे? मैं कह रहा हूं संस्थापक सदस्य देश, यानी उस समय इसके चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किया? आपका उत्तर होना चाहिए 7। और वो 7 देश कौन थे? उन 7 देशों का सूत्र आप लोगों को पता होना चाहिए। उन 7 देशों का सूत्र मैं आपको बता देता हूं कि वो 7 देश कौन कौन से थे, कैसे आप लोगों को याद रखने। मैं संस्थापक सदस्य देशों की बात कर रहा हूं पहले, और दोनों बताएंगे। एसपी की 3 बीबियां, एम, एन और ए। ये सूत्र आप लोग याद कर दीजिए। वैसे आप सबको याद भी होंगे, लेकिन आप और बेहतर तरीके से याद कर पाएंगे। यहां एस का मतलब हो गया श्रीलंका, पी का मतलब हो गया पाकिस्तान, बी का मतलब हो गया भारत, बी का मतलब हो गया भूटान, बी का मतलब हो गया बांग्लादेश, एम का मतलब म्यांमार नहीं है, मालदीव है। एम का मतलब मालदीव, एन का मतलब नेपाल। ये 7 देश इसके संस्थापक थे। और सबसे अंत में मैंने लिखा है ए, अफगानिस्तानी का मतलब। वर्ष 2007 में, बहुत ढंग का प्रश्न है, वर्ष 2007 में अफगानिस्तान इसका क्या बना? सदस्य बना। तो वर्तमान में पूछे सार्क के कितने सदस्य हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए 8। उन देशों के नाम मैंने आप लोगों को बता दिए। तो इस सूत्र को याद कीजिए, एसपी की 3 बीबियां, बी, बी और बी, एक का नाम एम, दूसरी का नाम एन और तीसरी का नाम ए। एसपी की 3 बीबियां, एम, एन और ए। वर्ष 2007 में अफगानिस्तान इसका सदस्य बना। लेकिन ध्यान रखना, अफगानिस्तान सार्क का संस्थापक सदस्य नहीं था। यह बात भी आपकी क्लियर होनी चाहिए। और क्या प्रश्न पूछा जा सकता है यहां से? और प्रश्न पूछा जा सकता है कि सार्क का पूरा नाम क्या है, दक्षिण का पूरा नाम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर कोऑपरेशन, ये सार्क का पूरा नाम है। हिंदी में पूछे तो दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसका पूरा नाम है। तो बहुत अच्छे प्रश्न यहां से पूछे जा सकते हैं। चौथा प्रश्न है कि वर्ष 2000 में किन 3 राज्यों का निर्माण हुआ? तो वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये 3 नए राज्य बने थे। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। बात आपको ये भी पता रहनी होनी चाहिए कि भाषा के आधार पर भारत में पहला राज्य कौन सा बना। आप जानते हैं कि आजादी के बाद केंद्र सरकार, पंडित नेहरू का मानना था कि यदि नए नए राज्यों का गठन हो गया तो देश कई टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा और देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता खंडित होगी।
अतः नए राज्यों के निर्माण की मांगों को कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार नहीं किया था। सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य की मांग की गई थी तेलुगु भाषा के आधार पर, और इस मांग को जब नहीं माना गया तब श्री रामलू के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। जब उनकी मांग नहीं स्वीकार की गई तो श्री रामलू ने 56 दिन तक आमरण अनशन किया था, और 56 दिन के बाद उनका निधन हो जाता है। जैसे ही श्री रामलू का निधन होता है, बहुत बड़ा आंदोलन वहां से प्रारंभ हो जाता है। अतः केंद्र सरकार ने दिसंबर 1952 में भाषा के आधार पर प्रथम राज्य की घोषणा की थी, और उसका नाम था आंध्र प्रदेश। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना, आंध्र प्रदेश बना। फिर 2000 में 3 राज्य बने, उसके बाद खूब राज्य बनते गए, और वर्ष 2014 में तेलंगाना भी राज्य बना था। उस समय 29 राज्य हुए थे। फिर जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा 2019 के तहत। तो जो है वापिस 28 राज्य वर्तमान में हो गए हैं। लेकिन प्रश्नों का उद्देश्य है कि आपको ये जानकारी देना कि किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जरूरी नहीं कि यही प्रश्न एग्जाम में आए, इनमें से तो ठीक है कोई 20-25 नंबर के प्रश्न तो आ ही जाएंगे, कम से कम 20 से 25 नंबर के प्रश्न आ सकते हैं। लेकिन हम जो इर्द गिर्द के प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं, काफी आप लोगों को हेल्प मिलेगी। 5वां प्रश्न है, 8वें दशक में नर्मदा नदी पर कौन सी 2 बहुउद्देशीय परियोजनाएं प्रस्तावित थी? बहुउद्देशीय यानी अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाएं। गुजरात में थी सरदार सरोवर बांध परियोजना, और मध्य प्रदेश में थी नर्मदा सागर बांध परियोजना। आपसे प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है, गुजरात में कौन सी थी सरदार सरोवर, मध्य प्रदेश में कौन सी थी नर्मदा सागर बांध परियोजना। और फिर इन बड़ी बांध परियोजनाओं का विरोध भी हुआ गुजरात में। नर्मदा बचाओ आंदोलन, नदी बचाओ आंदोलन के नाम से उसे जाना जाता है। मेघा पाटेकर के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था, और उसके बाद काफी हद तक इनको सफलता भी प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, DS4 का पूरा नाम लिखिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, DS4 का पूरा नाम बताने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपके क्लियर करना चाहूंगा। दलितों के हितों की सुरक्षा को लेकर कुछ संगठन बने। सबसे पहले 1978 में एक संगठन बना था जिसका नाम था बॉम्बसेप। आपसे बॉम्बसेप का पूरा नाम पूछा जा सकता है, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन। वापिस सुनिए, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन। एक बार फिर से सुन लीजिए। वैसे इसको लिखना है तो हमारा जो अंतिम पार्ट है स्वतंत्र भारत की राजनीति का 9वां पार्ट, वहां से आप इस चीजों को पढ़ सकते हैं। मैं एक बार फिर बॉम्बसेप का पूरा नाम बता रहा हूं, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन। बॉम्बसेप का पूरा नाम था। 1978 में इसका गठन किया गया था। बॉम्बसेप का जो अगला संगठन था, उसका परिवर्तित जो संगठन था, उसका नाम था DS4। डी का मतलब दलित, एस का मतलब शोषित, एस का मतलब समाज, एस का मतलब संघर्ष, एस का मतलब समिति। यानी कि दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति DS4 का पूरा नाम था। और उसके बाद 1984 में बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है, 1984 में बसपा का गठन हुआ। BSP बहुजन समाज पार्टी काशीराम जी के द्वारा इसका गठन किया गया था। तो बहुत से प्रश्न आपके क्लियर हुए इसमें। अगला प्रश्न है, अमेरिका द्वारा 1945 में जापान के किन 2 शहरों पर बम गिराए गए थे? आप जानते हैं कि यह द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति का दौर है। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने विश्व में पहली बार परमाणु बमों का प्रयोग किया, और हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम से एक परमाणु बम गिराया। ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को फैट मैन नाम से नागासाकी पर बम गिराया गया। तो हिरोशिमा और नागासाकी इन प्रश्न का उत्तर रहेगा। अमेरिका पूरे विश्व को बताना चाह रहा था कि अमेरिका के पास में कितनी पावर है, और यही कारण था कि परमाणु बमों का प्रयोग किया गया। पूरे विश्व में इसकी आलोचना भी हुई। अगला प्रश्न है, शॉक थेरेपी से आप क्या समझते हैं? चूंकि 1 नंबर का प्रश्न है, 2-3 लाइन में इसका हम लोगों को उत्तर देना है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले थोड़ा सा आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में साम्यवादी विचारधारा और पूंजीवादी विचारधारा की श्रेष्ठता को लेकर शीत युद्ध प्रारंभ हो जाता है। इसको शीत युद्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी तासीर ठंडी थी। तासीर ठंडी थी, इसका तात्पर्य यह है कि शीत युद्ध कभी भी रक्त रंजित युद्ध में तब्दील नहीं हुआ। एक वैचारिक युद्ध था। ये बातचीत के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से युद्ध लड़ा गया था, आरोप प्रत्यारोप लगाकर।
इसलिए इसको शीत युद्ध कहा जाता है। शीत युद्ध का मतलब ये कतई नहीं है कि सर्दियों में युद्ध लड़ा जाता था। कई विद्यार्थी ऐसा सोचते हैं कि सर्दियों में युद्ध होता था और उसके बाद में गर्मियों में वो युद्ध नहीं करते थे, ऐसा नहीं है। शीत युद्ध का मतलब कोल्ड वार, ठंडा युद्ध, जो कभी भी रक्त रंजित युद्ध में तब्दील नहीं हुआ। शीत युद्ध की समाप्ति 1991 में होती, 25 दिसंबर 1991 में, जब मिखाइल गोर्बाचेव अपने पद से त्यागपत्र दे देते हैं। सोवियत संघ रूस में जितने भी 15 गणराज्य थे वो सब बिखर जाते हैं, वो सब अलग अलग हो जाते हैं, यूएसएसआर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। चूंकि ये बात साबित हो चुकी थी कि पूंजीवादी विचारधारा ही सर्वश्रेष्ठ विचारधारा है, लोकतांत्रिक पूंजीवादी सबसे श्रेष्ठ है। अतः जिन देशों में पहले साम्यवादी शासन था, पूर्व साम्यवादी जो देश थे, पूर्व सोवियत जो गणराज्य थे, उन सभी देशों में समाजवाद और साम्यवाद के स्थान पर लोकतांत्रिक पूंजीवाद की स्थापना करने की जो प्रक्रिया थी, उसे हम शॉक थेरेपी के नाम से जानते हैं। इसे शॉक थेरेपी इसलिए कहते हैं कि शॉक यानी आघात पहुंचाकर, थेरेपी यानी उपचार करना। आघात क्या पहुंचा? 70 वर्षों से पुरानी जो उनकी व्यवस्था चली आ रही थी समाजवादी साम्यवादी, उसको समाप्त कर दिया गया। और ठीक इसके अपोजिट जो पूंजीवादी व्यवस्था थी, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, उसको वहां पर लागू किया गया। इसको लागू करने के बीच का जो काल था उसको संक्रमण काल कहा जाता है, और उस दौरान बहुत सी दिक्कतों का सामना पूर्व साम्यवादी देशों को करना पड़ा, इसलिए इसको कहा जाता है शॉक थेरेपी। ये शॉक थेरेपी का मॉडल विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निर्देशन में अपनाया गया था। ये तो एक कॉन्सेप्ट की बात हुई, लेकिन इसका उत्तर आपको 2 लाइन में क्या लिखना होगा? तो इसका उत्तर आप लोगों को लिखना होगा कि शॉक थेरेपी का तात्पर्य है कि साम्यवाद के पतन के बाद पूर्व सोवियत संघ के जो गणराज्य थे, जहां एक सत्तावादी, एक समाजवादी व्यवस्था थी, वहां से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक का जो कष्टप्रद संक्रमण था, उस कष्टप्रद संक्रमण से होकर वो देश गुजरे थे। जो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दिशा निर्देशन में जो मॉडल अपनाया गया था इसके लिए, इसको शॉक थेरेपी कहा गया, आघात पहुंचाकर उपचार करना कहा गया। मैं एक बार फिर इस प्रश्न का एकदम लाइन टू लाइन उत्तर बोल रहा हूं, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। साम्यवाद के पतन के बाद पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था के कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरे। इस हेतु विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की देखरेख में एक मॉडल अपनाया गया था। इसी मॉडल को शॉक थेरेपी कहा गया, आघात पहुंचाकर उपचार करना कहा गया। 9वां प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय भारत के सामने विकास के कौन से 2 मॉडल थे? आप सब जानते हैं, एक समाजवादी मॉडल था जिसका नेतृत्व रूस कर रहा था, दूसरा पूंजीवादी मॉडल था जिसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। और आप ये भी जानते हैं कि भारत ने इन दोनों में से किसी भी मॉडल को नहीं अपनाया। बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत ने मॉडल अपनाया मिश्रित अर्थव्यवस्था का, कुछ विशेषताएं पूंजीवाद के लिए, कुछ विशेषताएं साम्यवाद के लिए। 10वां प्रश्न है, वर्तमान के किन्हीं 2 गठबंधनों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले तो 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने एनडीए का गठबंधन बनाया, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन राजग। और दूसरा 2004 में कांग्रेस ने अपना एक गठबंधन बनाया, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, यूपीए, सपरंग के नाम से जानते हैं। तो राजग और सपरंग। 11वां प्रश्न है, सूचना अधिकार आंदोलन का नेतृत्व किस संगठन ने किया था? सूचना अधिकार आंदोलन का नेतृत्व किस संगठन ने किया था? तो सूचना अधिकार आंदोलन का जो नेतृत्व था वो किया गया था मजदूर किसान शक्ति संगठन के द्वारा, MKSS, मजदूर किसान शक्ति संगठन, जो कि राजस्थान के बाड़मेर जिले से यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। सूचना अधिकार सबसे पहले 1990 के दशक में और 2005 तक आते आते अधिनियम हमारा बना है। तो सूचना अधिकार आंदोलन का नेतृत्व MKSS के द्वारा किया गया था। अंतिम प्रश्न है आज के इस वीडियो का कि रूस में साम्यवादी क्रांति कब हुई तथा वहां किस पार्टी का शासन स्थापित हुआ? आप सब जानते हैं कि 1917 में लेनिन के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति हुई थी, जिसको हम बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। और वह कम्युनिस्ट पार्टी का शासन रहा, लगभग 70 वर्षों तक से अधिक कम्युनिस्ट पार्टी का शासन सोवियत संघ रूस में रहा था। तो ये था रूस में 1917 में लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति और कम्युनिस्ट पार्टी का शासन वहाँ पर स्थापित हुआ। चूँकि समय लगभग आधे घंटे से अधिक हो चुका है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस पहले वीडियो में मॉडल पेपर का भाग ए ही हम आपको क्लियर करवा रहे हैं, जिसमें 30 एक नंबर के प्रश्न है। अगला वीडियो हम कोशिश करेंगे आज ही शाम तक डाल दिया जाए, जिसमें भाग ब और भाग स और भाग द के जो प्रश्न हैं वो आप लोगों को हल करवाए जाएंगे।
आप अंत तक इसको देखा आप लोगों ने, उसके लिए आपका आभार। ये पहला प्रयास है, कुछ त्रुटियां हो सकती है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आगे कोशिश करेंगे कि इन वीडियो को और बेहतर बनाएं। हम डिजिटल बोर्ड की भी व्यवस्था करेंगे ताकि बेहतर तरीके से आपको पढ़ा पाएंगे। 21 अप्रैल तक ये चैनल जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समर्पित रहेगा जो राजनीति विज्ञान का एग्जाम दे रहे हैं। उसके बाद प्रतियोगिता परीक्षा की वीडियो यहाँ पर लेकर आएंगे। ये पेपर आपको टेलीग्राम के लिंक पर मिलेगा और उस टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप लोग उस लिंक से जुड़े। उसमें मैं अभी 1-2 घंटे के बाद में ये पेपर भेज दूंगा। इसके उत्तर भी भेजने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत आभार कि आप यहाँ तक जुड़े रहें। कक्षा 12 बोर्ड की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों तक इस वीडियो को अवश्य पहुँचाएं। आपको लगता है कि हमने जो बातें आप लोगों को बताई वो आपके लिए उपयोगी है और भी इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुँचे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कक्षा 12 के विद्यार्थियों तक अवश्य पहुँचाएं। धन्यवाद।